आखिरी जुमला अगर वजाहती हो जाए तो अफसानचे की मौत वाक़ई हो जाती है। कम अल्फाज में ख़याल की मुकम्मल तरसील का नाम ही अफसानचा है। बकौल जोगिंदर पाल, कहानी अगर अपनी तनासुब से बाहर ना हो तो एक सतरी होकर भी पूरी होती है, वरना अपनी तमाम तर तवालुत के बावजूद अधूरी की अधूरी रह जाती है। सरमद अब्बासी एक पुख्ता कलमकार हैं। उर्दू और सिंधी में यकसां रफ्तार से लिख रहे हैं। उनके चुभते हुए अफसानचे सुनते हैं। पहले अफसानचे का उन्वान है नई दुकान। गौर करें कैसा चुभता हुआ सवाल उठाया है। नई दुकान। शहर के मसरूफ़ तरीन रोड के दोनों तरफ दुकानें थीं। एक तरफ फास्ट कम्युनिकेशन नामी मोबाइल फ़ोन्स की दुकान थी, जबकि फास्ट कम्युनिकेशन के एन सामने रोड के दूसरी तरफ अदबिका नामी किताबों की दुकान थी। दोनों दुकानों के मालकान दिल जमई से अपना कारोबार कर रहे थे। फास्ट कम्युनिकेशन पर हर रोज़ ग्राहकों की तादाद में माकूल इजाफा हो रहा था, जबकि अदबिका के मालिक के बालों में चांदी और चेहरे की झुर्रियाँ बढ़ती जा रही थी। बिलाखिर एक दिन फास्ट कम्युनिकेशन के मालिक ने एक और दुकान का सौदा भी कर लिया। उस दिन मालिक की खुशी दीदनी थी। एक तो उसने नई दुकान खरीद ली थी, ऊपर से उसकी नई दुकान पुरानी दुकान के एंड सामने रोड के दूसरी तरफ थी। खुल जा सिमसिम। वो कोई 5वीं बार आई थी और 5वीं बार ही उसकी आवाज़ पहचान कर मैंने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया था। ये कोरोना के दिन थे और मास्क पहनने, 20 सेकंड तक हाथ धोने के अलावा बाहर के लोगों से मेल जोल से इज्तनाब वबा से बचाव के तरीके थे। वो गुज़िश्ता 4 बार का किस्सा दोहरा रही थी। सलीम साहब मुझसे काम करवा दे। आप तो जानते ही हैं कि मेरा घर वाला नशई है, कोई काम नहीं करता। मेरे 6 बच्चे कई दिन से भूखे हैं। अल्लाह के वास्ते मुझे काम पे बुला लें, मुझ पर रहम करें साहब जी। मुझे अच्छी तरह पता था कि वो जो कुछ भी कह रही है उसका एक एक हर्फ सच पर मबनी है, और इस यकीन की वजह यह थी कि वो गुज़िश्ता 4 माह से मेरे घर झाड़ू पोछे का काम कर रही थी। 4 माह कबल ही मैंने शादी की थी और अपनी नौब्याहता बीवी राबिया के नाजुक कंधों पर से कुछ बोझ को हल्का करने के लिए एक दोस्त के तवस्सुत से ज़किया को काम पे रखा था। वो न सिर्फ सारे घर का काम निपटा देती थी, बल्कि मेरे घर लौटने तक राबिया को कंपनी भी देती थी। यूं मैं राबिया के अकेले होने के खौफ से भी आज़ाद रहता था। अब कोरोना की वजह से मैंने ज़किया को काम से जवाब दे दिया था। ये मेरी बदकिस्मती थी कि सख्त लॉकडाउन से 2 रोज़ कबल ही मैं बेगम को मेके छोड़ कर लौटा था। इरादा तो 4-5 दिन बाद ही वापस ले आने का था, मगर लॉकडाउन के बायस लंबी जुदाई वाली सूरत हाल हो गई थी। अब जब तक लॉकडाउन में नरमी ना होती, मैं अपने ससुराल जाने से कासिर था। दफ्तर की मसरूफियात भी आर्जी तौर पर मुअत्तल हो चुकी थी। मैं सारा दिन बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहता। सोशल मीडिया और केबल से दिल बहलाता, मगर कल भी सुकून नदारत था। नई नवेली दुल्हन से दूरी के बायस बज़ औक़ात मरने की हद तक बेजार भी हो जाता था। राबिया के संग बिताए ख़ास लम्हात की याद तड़पा के रख देती। मोबाइल फ़ोन पर तवील और रंगीन गुफ्तो शुनीद भी कोई तस्कीन देने से कासिर थी। कभी कभार तो इस हद तक ज़िच हो जाता कि अपने बाल नोचने लगता था। मरता क्या न करता के मस्ता गुजारा कर रहा था। जब ज़किया 5वीं बार दरवाज़ा खटखटा कर मेरी मिन्नतें कर रही थी, तब मैं भी आपे से बाहर हो गया और उसे खूब खरी खरी सुना डाली। करीब ही रहती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार तंग करने पहुँच जाओ। मैं तुम्हें घर में बुलाकर कोरोना में मुब्तला नहीं होना चाहता। पता नहीं कहाँ कहाँ की गर्द छानती फिरती हो, कुछ तो अकल के ना खुल्लो।
کورونا پر لمبی تقریر کے بعد میں نے قطعی انداز میں کہا تھا، بند دروازے کے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں سمجھا وہ جا چکی ہے۔ ابھی پلٹ کر چند قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ اس کی کانپتی ہوئی آواز کانوں میں پڑی، صاحب جی، آپ کی تنخواہ تو چل رہی ہے، میں بے روزگار ہو گئی ہوں، مجھے تھوڑے سے پیسے ہی دے دیں، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ میں چلتے چلتے ٹھہر گیا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ آنکھوں کے سامنے قمیص کا دامن شلوار میں اڑسائے جھک کر جھاڑو پوچھا کرتی 20-22 سالہ سانولی ذکیہ آ گئی، جس کے وسیع گریبان پر دفتن پڑنے والی نظر رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑا دیتی تھی۔ ابال تو دیسی کڑھی میں بھی آ جاتا ہے، میں پھرتی سے مڑا اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا، گویا باہر سے ذکیہ نے کھل جا سم سم کہہ دیا ہے۔ نشاط یاسمین خان ایک پختہ قلم کار، کئی کتابوں کی مصنفہ، ڈھیر سارے ایوارڈ یافتہ افسانوں کو جنم دینے والی ایک ایسی قلم کار جن کے افسانے مجھے خود بھی پسند آتے ہیں۔ افسانچہ بھی تواتر سے لکھتی ہیں اور خوب لکھتی ہیں۔ ان کے افسانچے ایکسپریس جیسے کثیر الاشاعت اخبار میں پابندی سے چھپتے ہیں۔ ان کی زبانی انہی کے افسانچے سنیں۔ پھولوں کے لاشیں۔ میں نے جیسے ہی گاڑی سگنل پر روکی، وہ بھاگتا ہوا آیا اور پھولوں کی 2-3 ڈالیاں میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آج آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے۔ خوشی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ ڈسکاؤنٹ کیسا؟ میں نے ڈالیاں لے کر پیسے اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ آج مالک نے مال بڑھا دیا ہے اور آپ تو میری مستقل کلائنٹ ہیں، اس نے بقایا پیسے گن کر میرے حوالے کرتے ہوئے بتایا۔ روزانہ ہی دفتر جاتے وقت مجھے اس سگنل پر رکنا پڑتا تھا، تو وہ میری طرف سیدھا آتا اور میں بے ضرورت ہی اس سے چند ڈالیاں خرید لیتی۔ اس دوران چند رسمی جملوں کا تبادلہ بھی ہو جاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ پھول اپنی فیس ادا کرنے کے لیے بیچتا ہے۔ میں نے کئی بار اس کو فیس کے پیسے دینا چاہے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس دن میری گاڑی جب سگنل پر رکی تو معلوم ہوا آگے راستہ بند ہے، کوئی احتجاج ہو رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں گاڑی موڑ کر دوسری سڑک پر لے آئی تو وہ مجھے ایک دکان کے بند شٹر سے غمزدہ انداز میں ٹیک لگائے بیٹھا نظر آیا۔ اس کی نظریں ایک طرف ٹکی ہوئی تھیں جہاں پھولوں کے لاشیں بکھرے پڑے تھے۔ اوہو، مجھے یاد آیا، آج تو ویلنٹائن ڈے ہے۔ گوتم۔ سدھارتھ اپنے محل سے نوکروں کے جھرمٹ میں نکلا، قیمتی لگژری گاڑی میں اسکول پہنچا۔ جوانی دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے، عیش و عشرت میں گزارنے لگا تو ماں باپ نے یورپ بھجوا دیا۔ وہاں سے واپس آیا تو باپ نے کہا، اب تجھے ان لوگوں پر حکمرانی کرنی ہے۔ سدھارتھ نے کہا، یہ لوگ ان پڑھ، جاہل، بے شعور، گندے اور میلے ہیں، مجھے تو ان کی زبان بھی نہیں آتی۔ باپ نے سمجھایا، تیرا کام گیان دھیان کر کے نروان حاصل کرنا نہیں ہے۔ اگر یہ صاف ستھرے اور باشعور ہو گئے تو یہ کسی گوتم کو ڈھونڈ لیں گے۔ ابھی تک آپ سن رہے تھے مجھے ہوئے افسانچہ نگاروں کے افسانچے۔ اب سنتے ہیں صفدر علی حیدری کے 2 افسانچے۔ صفدر علی حیدری بہت پرانے
अफसानचा निगार नहीं हैं, लेकिन अच्छा लिख रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनका अफसानचा दीदार। मैं हूँ सफदर अली हैदरी और मेरा अफसानचा सुनिए आखिरी दीदार। नमाज जनाजा जो ही ख़त्म हुई, लोग तेज़ी से मरहूम का दीदार करने के लिए लपके। मैं भी इस भीड़ में शामिल था कि अपने दोस्त का आखिरी बार चेहरा देख लूँ कि कहीं हसरत न रह जाए। कोई 5 मिनट बाद मुझे आखिरकार मौका मिल गया। दोस्त के चेहरे पर नज़र पड़ी तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि ऐसा नूरानी चेहरा। अचानक मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत की, किसी मरे हुए का चेहरा भी ख़ास मकसद के लिए देखते हो कि इससे उसके किरदार और अपने अंदाज़े की दुरुस्तगी को जांच सको। कल यही खेल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मेरे इस अफसाने का नाम है इमदाद। उसको 1 माह से बुखार था। उसने फ़ेसबुक पर अपनी बीमारी की पोस्ट लगाई तो ख़ासी तादाद में उसके फ्रेंड्स ने उसके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, मगर वो एक जुमले को तरसता रहा। वो 8 बहन भाई थे। एक बहन की डिलीवरी थी, सो ख़ुद उसका हाल पूछना पड़ा। एक मिलने चली आई, एक ने अपने शौहर के ज़रिए खैरत मालूम कर ली, एक भाई ने कार वाले कज़न से हाल चाल पूछ लिया, दूसरे ने अपने भाभी से फ़ेसबुक पर बातचीत कर ली, एक ने उसकी पोस्ट पर तबसरे में सेहत की दुआ दे दी, एक ने मैसेंजर का सहारा लिया तो मरीज़ को ख़ुद उसको फ़ोन करना पड़ा। मगर वो मतलूबा जुमला सुनने से ताहाल महरूम था। एक दिन उसके दोस्त की दुबई से कॉल आई, काफ़ी बातें हुई और आखिर में उसके दोस्त ने पूछा, मेरे लायक कोई काम कोई खिदमत हो तो मैं हाज़िर हूँ। और वो हिचकियों में बमुश्किल इतना कह पाया, दुआ की इमदाद मेरे दोस्त, दुआ की इमदाद।